हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। ये है आपकी मेन सेंसर अप्रोच यानी कि मास सीरीज, जिसमें हम यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आज का ये सेशन है वीक 5 का थर्ड सेशन, जिसके अंतर्गत हम जीएस पेपर 3 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज के इस सेशन में हम 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चन रहेंगे इकोनॉमी सेक्शन से और एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इकोनॉमी सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे पूछा गया है कि लैंड पुलिंग क्या है, इसके लाभों और इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें सबसे पहले आपको बताना है कि लैंड पुलिंग क्या होती है, साथ ही साथ इससे संबंधित लाभों और इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में भी आपको इसके अंतर्गत वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन से इसकी शुरुआत करेंगे, फिर इसकी संरचना या बॉडी का निर्माण करेंगे, फिर निष्कर्ष के साथ इस क्वेश्चन को एंड करेंगे। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो लैंड पुलिंग है एक भूमि अधिग्रहण ये नीति होती है, जिसमें किसी एकल एजेंसी या सरकारी विभाग के द्वारा जो छोटे छोटे भूमिखंड होते हैं, जिस पर अलग अलग लोगों का अधिकार होता है, तो उनसे वह भूमि अधिग्रहित करके ये बड़े भूमिखंडों के रूप में उसका समेकन कर देती है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये जो एरिया है जिस पर अलग अलग भूमिखंड बने हुए हैं और जिस पर अलग अलग लोगों का अधिकार है, तो इसमें कोई एजेंसी या जो सरकारी विभाग होगा इन भूमियों को इसके अंतर्गत अधिग्रहित कर लेगा और इसको समेकन करके इनको वापस ये भूमि इसके अंतर्गत लौटा दी जाती है। इसमें जो अवसंरचना का विकास कर दिया जाता है, या जैसे कि यहाँ पर जो स्कूल है और जो अन्य सुख सुविधाएं इसके अंतर्गत होनी चाहिए, उनका विकास इस एजेंसी या सरकारी विभाग के द्वारा इसके अंतर्गत किया जाता है। और इसके जो विकास की लागत के रूप में जो कुछ हिस्से की कटौती के बाद इस जो पुनर्विकसित जो भूमि होती है उसका एक बड़ा हिस्सा मूल स्वामी को इसके अंतर्गत वापस लौटा दिया जाता है। और ये जो स्थिति देखने को मिलती है, ये अभी दिल्ली एवं आंध्र प्रदेश में इस तरीके की जो नीतियां हैं वह इसके अंतर्गत अपनाई जा रही हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें लैंड पुलिंग के लाभ के बारे में, और इसमें भी अगर हम बात करें सबसे पहले भूस्वामियों के लिए इसके लिए क्या लाभ होंगे, तो इसके अंतर्गत जो अधिग्रहित भूमि होती है उसका मूल्य उनकी जो मूल भूमि की तुलना में अधिक हो जाता है, क्योंकि इसमें जो उसको समेकित करके इसको जो भूमि का टुकड़ा इनको जो वापस लौटाया जाता है, इसकी जो कीमत होती है पहले जो इनकी भूमि थी उसकी कीमत से ये कई गुना ज्यादा होती है। इसके अलावा इसके माध्यम से उन्हें सड़क, अस्पताल, स्कूल और जल आपूर्ति जैसी जो मूलभूत सुविधाएं उनके लिए जो रिक्वायर होती हैं उनकी जो व्यवस्था इसके अंतर्गत हो जाती है। साथ ही साथ इसमें जो अनियमित जो भूखंड होते हैं उसको नियमित भूखंडों में जो भविष्य के लिए काफी ज्यादा उपयुक्त होता है। इसके साथ ही जो मूल भूस्वामी है उनको विस्थापित ना करके उसके अंतर्गत जो रणनीति अपनाई जाती है और उस स्थान के प्रति उनके लगाव को उसके अंतर्गत बनाए रखा जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके सरकार के लिए लाभों के बारे में, तो इसके तहत सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए कोई प्रारंभिक व्यय इसके अंतर्गत नहीं करना पड़ता। साथ ही साथ भूस्वामियों को अपेक्षाकृत कम प्रतिरोध का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि ये जो दृष्टिकोण है उन्हें विकास परियोजना में निवेशक के रूप में इसको मानता है। साथ ही साथ ये सामाजिक सरोकारों को हल करते हुए पारंपरिक जो भूमि अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है उसको गति प्रदान करता है। साथ ही साथ जो परिसंपत्ति है यानी कि जो एसेट्स की जो इसके अंतर्गत कीमत है वह इसके अंतर्गत बढ़ जाती है, जिससे सरकार के लिए जो उच्च कर निर्धारण इसके अंतर्गत सुनिश्चित हो पाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें इसके अन्य लाभ के बारे में, तो इसमें सार्वजनिक निजी सहयोग और विश्वास इसके अंतर्गत बढ़ जाता है, क्योंकि जो निजी व्यक्ति है इसके अंतर्गत उनके कौशल का उपयोग इसके अंतर्गत किया जा सकता है और जो सरकार है वह विकास सुनिश्चित करती है। और जो भूस्वामी इसके अंतर्गत है तो विकास से जो लाभान्वित होने के लिए इसको एक तरीके से सुनिश्चितता प्रदान होती है। यानी कि इसमें जो निजी क्षेत्र है, सरकार है और जो भूस्वामी है, उन सभी के लिए इसमें विन विन सिचुएशन होती है। इसके साथ ही इसमें जो भूस्वामी होता है वह एक निवेशक के रूप में होता है, जिससे उसकी भागीदारी इसके अंतर्गत सुनिश्चित होती है, जिससे इस भूमि का किसी अन्य उपयोग में परिवर्तन से इसको रोका जा सकता है। तो ये हमने बात की लैंड पुलिंग के लाभ के बारे में। अगर हम बात करें इससे संबंधित चुनौतियों के बारे में, तो जो भूस्वामी हैं उन्होंने लैंड पुलिंग के लिए उचित सहमति दी है या नहीं, तो इसका क्रॉस चेक इसके अंतर्गत करना मुश्किल होता है। इसके अलावा विकास की आवश्यक गति के लिए जो लैंड पुलिंग के लिए उन पर दबाव भी बनाया जा सकता है इसके अंतर्गत। साथ ही साथ जो काश्तकार, किसान एवं जो खेतिहर तक जो उनको जो मुआवजा दिया जाता है, उनको जो पुनर्वास की जो पहुंच सुनिश्चित करने के लिए इस दिशा में प्रयास करने की इसमें जरूरत है, क्योंकि जो क्षतिपूर्ति जो पैकेज दिया जाता है भूमि विनियोग के लिए वह अपर्याप्त
होता है। इसके साथ ही जो लैंड पुलिंग और इससे संबंधित जो कानूनी ढांचे में जो विसंगतियां हैं और जो अधिग्रहण जटिल इसके अंतर्गत बना देती हैं, जिससे इसमें भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें लैंड पुलिंग करना इसके अंतर्गत मुश्किल हो जाता है। इसके साथ ही जो इसमें पुनर्गठित जो भूखंड को कृषि योग्य बनाने में इसमें लागत अधिक आती है, क्योंकि जो नए कृषि उपकरण हैं उसमें इसके अंतर्गत खरीदने की जरूरत होती है, क्योंकि जो पुराने भूखंड थे उन पर जो वो पुराने कृषि उपकरणों के माध्यम से ही कृषि कर पाते थे, लेकिन जो नए भूखंड उनको जो पुनर्गठित करके मिलते हैं तो उस पर उन्हें नए कृषि उपकरणों की उसके अंतर्गत आवश्यकता उनको होती है। तो ये हमने बात की इस संदर्भ में संबंधित चुनौतियों के बारे में। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो भारत में जो विकास की आवश्यकता को देखते हुए राज्यों द्वारा भूमि अधिग्रहण निरंतर एक मुद्दा बना हुआ है और इसके कारण ही शहरी विकास परियोजना में विलंब होता है। और जो भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन जो अधिनियम है 2013 का, उसमें उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता के तहत बनाई गई जो व्यवस्था है उसके कारण भी जटिलता काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसके साथ ही कई सारे जो सर्वेक्षण करने पड़ते हैं, जैसे कि सामाजिक प्रभाव सर्वेक्षण, और मुआवजे की दर इसके अंतर्गत बढ़ा दी गई है। बहुफसलीय जो कृषि भूमि के अधिग्रहण पर अधिकतम सीमा इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। साथ ही साथ भूस्वामियों की अनिवार्य सहमति इसके अंतर्गत अनिवार्य है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं, यानी कि जो शेड्यूल कास्ट वाले जो एरिया है, वहां पर ग्राम सभा की सहमति इसके अंतर्गत अनिवार्य कर दी गई है। ऐसे में जो भूमि अधिग्रहण की जो जटिल प्रक्रिया है उसमें जो लैंड पुलिंग है एक मील का पत्थर इसके अंतर्गत साबित हो सकती है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है इकोनॉमी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इकोनॉमी सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि भारत में बंदरगाह संबंधी जो अवसंरचना के विकास को बाधित करने वाले जो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कीजिए, साथ ही साथ उनके समाधान हेतु सरकार द्वारा किए जाने वाले जो हालिया उपाय हैं उसका भी इसके अंतर्गत वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो बंदरगाह संबंधी जो अवसंरचना के विकास को बाधित करने वाले मुद्दे कौन से हैं, साथ ही साथ सरकार के द्वारा उसमें कौन कौन से उपाय अपनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो भारत की तट रेखा है लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 से अधिक अधिसूचित लघु एवं मध्यवर्ती बंदरगाह इसके अंतर्गत उपस्थित हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में, तो इसमें बंदरगाह प्रशासन में सुधार और संवर्धन को अवसंरचना क्षेत्र के प्रमुख संचालकों में से एक और सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के लिए जो आवश्यक साधन के रूप में इसके अंतर्गत दर्शाया गया था। यानी कि अगर हम बंदरगाह प्रशासन के अंतर्गत इसमें बढ़ोतरी करेंगे तो इसके अंतर्गत जो आर्थिक परिवर्तन और इसमें जो आवश्यक साधन के रूप में इसको एक तरीके से प्रदर्शित इसके अंतर्गत किया गया था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें बंदरगाह संबंधी अवसंरचना को बाधित करने वाले मुद्दों के बारे में, तो इसमें सबसे पहली जो बाधा उपस्थित होती है वह वित्तीय संबंधित बाधाएं होती हैं, क्योंकि इसमें निवेश की कमी है और जो खराब वित्त पोषण के कारण जो बंदरगाह संबंधी जो अवसंरचना है उसका पर्याप्त विकास इसके अंतर्गत नहीं हो पाता। इसके साथ ही इसमें जो दूसरी बाधा है वह निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी इसके अंतर्गत होना है, क्योंकि जो बंदरगाह संबंधी जो अवसंरचना है उसकी वित्तीय व्यवहार जो निजी विकासकर्ताओं के साथ साथ जो वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये प्रमुख बाधा बनती है। और इसमें जो ग्रीनफील्ड जो बंदरगाह परियोजनाएं होती हैं ये आमतौर पर दूर दराज के स्थानों पर होती हैं और उस स्थान तक अवसंरचना निर्माण के लिए सरकार के समर्थन की उसके अंतर्गत आवश्यकता होती है, जिसके कारण इसमें जो निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य मुद्दों के बारे में, तो इसमें नियामक संबंधी मुद्दे भी हैं, क्योंकि जो प्रमुख और जो छोटे बंदरगाह है ये अलग अलग क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आते हैं और इसमें जो नियामक ढांचा भी इसके अंतर्गत कठोर है। साथ ही साथ जो भूमि अधिग्रहण के मुद्दे और पर्यावरणीय मंजूरियां इसके अंतर्गत लेनी पड़ती हैं और जो विलंब के कारण भी बंदरगाह संबंधी जो अवसंरचनाएं हैं उसके विकास इसके अंतर्गत बाधित होता है। इसके साथ ही अगर इसमें बात करें अवसंरचना संबंधी बाधाओं के बारे में, तो इसमें जो जहाजों का उच्च टर्नओवर समय होना और इस तट पर लाने में जो समय लगता है वह काफी ज्यादा लगता है और जो माल ढुलाई की जो लागत है इसके कारण बढ़ जाती है और जिससे जो भारतीय हमारे जो बंदरगाह हैं वे कम प्रतिस्पर्धी अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा में होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सिंगापुर में जो जहाजों का टर्न राउंड इसके अंतर्गत जो औसत समय है वह 1 दिन होता है, जबकि भारत के अंतर्गत ये 2 दिन से अधिक का ये होता है। इसमें जो टर्न अराउंड समय होता है उसका अर्थ ये होता है कि इसमें जो माल को चढ़ाने और उसको उतारने में कितना समय इसके अंतर्गत लगता है।
इसके साथ ही अगर हम बात करें अन्य मुद्दे की, तो जो पुराने डॉक एवं टर्मिनल होना, क्योंकि जो पुराने बंदरगाहों के खराब रख रखाव और उनके उन्नयन के प्रयासों से संबंधित समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये हमने बात की बंदरगाह की अवसंरचना संबंधित मुद्दों के बारे में। अगर हम बात करें जो बंदरगाह अवसंरचना संबंधित जो मुद्दे हैं उनको हल करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में, तो इसमें सरकार के द्वारा सागरमाला परियोजना चलाई गई है और इसका जो उद्देश्य है कि बंदरगाहों का इसके अंतर्गत आधुनिकीकरण करना और बंदरगाहों के नेतृत्व में विकास को इसके अंतर्गत सुनिश्चित करना। इसके अलावा वर्ष 2016 में जो केंद्रीय बंदरगाह जो अधिकरण था उसका अधिनियम पारित किया गया, जो प्रमुख बंदरगाहों को अधिक ऑटोनॉमी इसके अंतर्गत प्रोवाइड कराता है। इसके साथ ही इसमें संशोधित आदर्श मॉडल रियायत समझौता लगाया गया, जिसके अंतर्गत जो निजी क्षेत्र के जो बंदरगाह हैं उनकी विकास प्रक्रिया में शामिल करने के लिए इसमें प्रोत्साहन दिया जा रहा है और जो सरकार बंदरगाह के प्रबंधन एवं संचालन में मदद करने वाली जो कंपनियां हैं उनको 10 वर्ष तक के लिए इसके अंतर्गत छूट दी गई है। यानी कि इसमें जो संशोधित जो आदर्श मॉडल रियायत समझौता दिया गया है वह निजी क्षेत्र को बंदरगाह क्षेत्र के अंतर्गत बढ़ाने के लिए ये प्रयास कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो एक प्रमुख बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 भी पारित किया गया है, जिसके अंतर्गत प्रमुख बंदरगाहों का प्रशासनिक नियंत्रण उन बंदरगाहों के प्राधिकरण बोर्डों को सौंपने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। इस प्रकार जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनका विनियमन और जो नियोजन और संचालन है इसके अंतर्गत ठीक तरीके से सुनिश्चित हो पाएगा। इसके साथ ही इसमें जो रियायत अवधि के नवीनीकरण और विस्तार के दायरे को बढ़ाने के लिए जो बंदरगाह पर जो निर्भर उद्योग हैं उनके लिए भी एक कैप्टिव नीति इसके अंतर्गत तैयार की गई है। इसके साथ ही अगर हम बात करें सरकार के द्वारा अन्य उपायों के बारे में, तो इसमें जो कारोबार सुगमता बढ़ाने संबंधी प्रयासों में वर्ष 2021 तक जो प्रमुख बंदरगाहों में प्रक्रियाओं को सरल करने और उसको डिजिटल बनाने के लिए जो उद्यम व्यापार प्रणाली इसके अंतर्गत लागू की गई, साथ ही साथ नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल भी इसके अंतर्गत विकसित किया गया है। तो ये हमने बात की इसमें सरकार द्वारा जो बंदरगाह जो अवसंरचना है उसको विकसित करने के लिए जो उपाय अपनाए गए हैं उनके बारे में। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के निष्कर्ष के बारे में, तो देश का जो समुद्री क्षेत्रक है उसमें आर्थिक व्यापार और प्रतिस्पर्धात्मक रूप से व्यापक रूप से ये जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही जो मैरीटाइम इंडिया विजन है 2030 उसमें जो बंदरगाह अवसंरचना में वृद्धि करने और जो बंदरगाह क्षेत्रक के तीव्र एवं कुशल विस्तार के लिए इसमें आवश्यक प्रोत्साहन इसके अंतर्गत दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया इकोनॉमी सेक्शन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्शन से है, जिसके अंतर्गत आपसे ये पूछा गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जो भूकंपों की जो आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, फिर भी इनके प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की जो तैयारी में महत्वपूर्ण कमियां हैं, विभिन्न पहलुओं की इसके अंतर्गत चर्चा कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको 250 शब्दों में देना है, जिसमें आपको ये बताना है कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसमें जो भूकंपों की आवृत्ति है वह लगातार बढ़ रही है, फिर भी इसके जो प्रभाव के न्यूनीकरण हेतु भारत की क्या तैयारी है, यानी कि भारत की क्या तत्परता है और उसके अंतर्गत कौन कौन सी कमियां आपको देखने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी वही अप्रोच रहेगी। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन के बारे में, तो जो भू आकृतिक जो गतिविधियों के कारण पृथ्वी के भूपटल पर जो तनाव उत्पन्न होता है और जब वह तनाव उसमें अचानक मुक्त होने से पृथ्वी की सतह के हिलने या कांपने को इसके अंतर्गत भूकंप कहा जाता है। अगर हम बात करें भूकंप के कारकों के बारे में, तो इसके दो कारक देखने को मिलते हैं। एक होता है प्राकृतिक कारक और दूसरे इसके मानवीय कारक भी हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें इसमें प्राकृतिक कारकों के बारे में, तो इसमें जो मुख्यतः आता है विवर्तन की क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया और जो समस्थितिकी समायोजन किया जाता है और जो वितलीय कारक इसके अंतर्गत जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मानवीय संबंधी कारकों के बारे में, तो इसमें जो परमाणु विस्फोट का होना, बांध का निर्माण किया जाना, साथ ही साथ जो खनन केंद्रों का धंसना इसके अंतर्गत शामिल होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की जा सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में भूकंप आने के कारणों के बारे में, तो हाल ही में जो भूकंपों की संख्या है भारतीय उपमहाद्वीप में इनकी वृद्धि हुई है और इसका जो मुख्य कारण हमें देखने को मिलता है जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट के टकराव से ये जो उत्पन्न हलचल होती है उसमें जो निर्मुक्त ऊर्जा होती है उसके कारण से यहाँ पर भूकंप देखने को मिलते हैं। इसके अंतर्गत जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट है वह यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है एवं इसके नीचे वह क्षेपित होती जा रही है। तो इसके कारण से इसमें जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसके कारण से हमें भूकंप की एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा इससे उत्पन्न जो ऊर्जा का संकेंद्रण इन हिमालय
हिमालय भागों में होता रहता है, जिससे भूकंप की घटना इसके अंतर्गत देखने को मिलती है। इसके साथ ही अगर हम बात करें, भारत में भूकंप के खतरे को देखते हुए 6 आधार स्तंभ इसके अंतर्गत बताए गए हैं, जिसमें पहला आधार स्तंभ है भूकंप प्रवण क्षेत्रों में आपात स्थिति के लिए क्षमता का निर्माण करना। इसके अलावा जो नई भूकंप रोधी जो संरचनाओं का निर्माण करना और जो पुरानी संरचनाएं हैं उनमें भूकंपीय पुनः संयोजन इसके अंतर्गत उसको सुदृढ़ीकरण करना। इसके साथ ही नियमन एवं प्रवर्तन जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो, और भारत में भी ये प्रत्येक 5 वर्षों में इन मानकों का पुनर्निरीक्षण इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। इसके अलावा जागरूकता एवं तैयारी इसके अंतर्गत होनी चाहिए, और जो भूकंप निवारण से संबंधित जो शिक्षा का प्रसार इसके अंतर्गत किया जाना चाहिए। साथ ही साथ हमें जरूरत है इसमें हम क्षमता संबंधी निर्माण इसके अंतर्गत सुनिश्चित कर सके, जिसमें हम प्रशिक्षण और प्रलेखन भी इसके अंतर्गत शामिल हों। इसके बाद अगर हम बात करें तो इन आधार स्तंभ होने के बाद भी इसके जो न्यूनीकरण की जो समस्याएं हैं भारत में देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो भारत में अधिकांश भवन निर्माण में भूकंप रोधी जो भवन निर्माण है उनका पालन इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। इसके अलावा जो भूकंप सूचना तंत्र का अभाव देखने को मिलता है, और जो नीति निर्धारण में केंद्र, राज्य एवं जो जिला आपदा प्रबंधन समितियां हैं उनके बीच में भी समन्वय का अभाव इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो भूकंप प्रभावित राज्यों में भूकंप से बचाव के लिए कोई विशेष अनुक्रिया इसके अंतर्गत नहीं है। साथ ही साथ नागरिक समाज में भी जागरूकता का अभाव देखने को मिलता है, और साथ ही साथ जो बचाव संबंधी जो मॉक ड्रिल होती है उनका आयोजन एवं संचालन लगातार ना होना भी इसके लिए एक चुनौती बना हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो भूकंप संभावित जो क्षेत्र हैं वहां पर बड़ी बड़ी परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही साथ भूकंप से संभावित जो मामलों के लिए राज्य सरकारें पूर्णतः केंद्र सरकार पर निर्भर करती है, तो इसके कारण भी इसमें कमियां देखने को मिलती हैं। अगर हम बात करें इससे संबंधित उपाय के बारे में, तो इसमें यह कहा जाता है कि जो भूकंप आते हैं वह लोगों को नहीं मारते, बल्कि इसमें जो इमारतों की क्षति होती है उसके कारण लोगों की इसमें मृत्यु होती है। तो इसमें जो हमें अपनाया जाना चाहिए कि जो BIS द्वारा जो जारी भूकंप रोधी जो बिल्डिंग कोड है उसको पूरे भारत के अंतर्गत अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा इमारतों का सर्वे कराया जाए, भूकंप की जो क्षमता सहने के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया जाए, और समय समय पर उनकी ऑडिटिंग भी इसके अंतर्गत की जानी सुनिश्चित करना चाहिए। इसके अलावा राज्य एवं जिला स्तर पर भूकंप के दौरान जो त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन हो, और आम जनता की क्षमता का निर्माण, समुदाय आधारित जो आपदा प्रबंधन को भी इसके अंतर्गत बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बारे में, तो इसमें आपदा के बाद भारत जितना खर्च करता है, अगर उतना खर्च अनुसंधान एवं रोकथाम पर करे तो वे उसके लिए बेहतर परिणाम ला सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया GS पेपर 3 के आपदा प्रबंधन खंड से। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। इसकी जो हैंड रिटन नोट्स की जो PDF है आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। साथ ही साथ आप आंसर राइटिंग करते रहिए, और जो आप आंसर राइटिंग करते हैं उसको कमेंट सेक्शन में पेस्ट कीजिएगा, जिसका हम आपको इवैल्यूएशन प्रोवाइड कराएंगे। प्लीज स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।